सो होपफुली आप मेरा डॉक्यूमेंट कैमरा देख पा रहे हैं. You can thumbs up. Yeah, Ishani, thank you so much for the feedback. Thank you, रुद्र. रुद्र और उनके सिस्टर आज अलग अलग कैमरा पे चले गए हैं, राइट? गुड गुड. झगड़ा तो नहीं हुआ होपफुली आप लोगों के बीच में? No, sir. Okay, okay. So dimensions, right? To understand what are dimension, I will start my discussion by saying what are physical quantity. In physics, we study nature, and while studying nature, what we do, we measure the various phenomena occurring around us. And when we measure anything happening around us becomes a physical quantity. Now the measurement of the physical quantity can be done in various systems. एक सिस्टम का नाम तो मैंने लिख रखा है SI सिस्टम. इसके अलावा आप कोई सिस्टम का नाम जानते हैं तो यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी कि सर इसके अलावा ये सिस्टम का नाम हमने और सुना है कि ये भी एक मेजरमेंट का सिस्टम होता है. CGS system. बिल्कुल सही बात है. देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एज CGS सिस्टम व्हिच हैज फ्रेंच ओरिजिन. फ्रांस के लोग ज्यादातर CGS सिस्टम को फॉलो करते थे. और MKS सिस्टम. बिल्कुल सही है. ब्रिटिश सिस्टम था MKS सिस्टम. और इसके सर अलावा और FPS फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम. आज के टाइम पे अमेरिकन इसको अभी भी काफी सिग्निफिकेंटली यूज कर रहे हैं, राइट? वाओ, आई एम गेटिंग मैसेजेस. गिव मी अ मोमेंट. Yeah. So now I will not get any message, hopefully. Yeah. So then what happened कि अलग अलग लोग अलग अलग सिस्टम यूज कर रहे थे वर्ल्ड के अंदर. तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेडिंग करना हो या किसी भी तरह का डेटा को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सचेंज करना हो, कोलैबोरेट करके काम करना हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था यूनिट कन्वर्जन. यहाँ के यूनिट को यहाँ में कन्वर्ट करो, और अगर उस कन्वर्जन में कोई गलती हो जाता था तो दैट वुड लीड टू डिजास्ट्रस आउटकम. तो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर सोचा कि व्हाई नॉट यूनिफाई द होल वर्ल्ड इनटू अ कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एंड दैट्स वेयर SI सिस्टम वाज क्रिएटेड. SI system is a standard international system accepted all over the world, which is a coherent source, which means कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ ये सिस्टम सेम रहता है. Moreover, not just it is coherent, it is a rational system and it is an absolute system. It is a rational system because ये सिर्फ मैकेनिक्स को ही नहीं पढ़ाता, मैकेनिक्स के अलावा बाकी के फिजिकल क्वांटिटीज को भी एक्सप्लेन कर देता है. हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. बट इसके अलावा जो है एब्सोल्यूट सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कोई भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जब भी हम किसी सिस्टम के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिराइव कर दिया जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज and derived quantities. In SI system there are 7 fundamental quantities. Fundamental quantities ऐसी quantities हैं जो अपने आप में self explanatory हैं, उनको किसी भी और क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. इनके बिना पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. ये वो क्वांटिटी है जिसको यूज करके हम बाकी सारी क्वांटिटीज को डिराइव करेंगे. इसीलिए इनको नाम दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज. और इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है, क्योंकि वो हम इनको यूज करके डिराइव करने वाले हैं, उनको नाम दिया गया डिराइव्ड क्वांटिटीज. आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर जितने भी एसे, जितने भी पैराग्राफ, जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी वर्ड्स, सब बने हुए हैं अल्फाबेट से. तो अल्फाबेट बन गए फंडामेंटल क्वांटिटी, और उनसे मिल मिल के जो भी कुछ बना वो सब क्या बने, डिराइव्ड क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटी के कितना भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर करके आप अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्लेन
कर सकते हो। जब भी मैं किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को डिवाइड करके बताऊं कि कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है और कितने हैं, उसी बात को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। सो डायमेंशंस आर इंग्रेडिएंट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, कि डिराइव्ड क्वांटिटी किन चीजों से मिलके बनी है, उनके इंग्रेडिएंट को समझाना ही known as dimension. So every derived quantity is made up of one or more than one fundamental quantity, and if I explain how many fundamental quantity and in what number they are involved, that is what we call dimensions. So dimensions are the fundamental quantities in any given physical quantity. SI system में ये 7 fundamental quantity है, mass, length, टाइम, इन तीनों को मिलाकर के मैकेनिकल फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पर हम मोशन को पढ़ते हैं। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट मूव, द स्टडी ऑफ दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। तो मैकेनिकल पार्ट को समझाने के लिए कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होती है? 3, मास, लेंथ एंड टाइम। और जब भी मैं उनके डायमेंशन सिंबल डालूंगा तो मास का सिंबल होगा कैपिटल M, लेंथ का सिंबल होगा कैपिटल L, टाइम का सिंबल होगा कैपिटल T। ये थोड़ा पुराना सिस्टम था। इसके बाद जब SI सिस्टम ने और क्वांटिटीज ऐड की तो कंफ्यूजन को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जितनी भी बाकी की फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐड की, उन्हीं की यूनिट्स को उन्हीं का फंडामेंटल डायमेंशन सिंबल बना दिया। तो टेम्परेचर का सिंबल K है क्योंकि उसकी यूनिट भी केल्विन है। करंट का सिंबल A है क्योंकि उसकी यूनिट भी एम्पियर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल और इसका सिंबल भी है MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आम भाषा में बोलूं तो ब्राइटनेस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कितना ब्राइटनेस है, इसकी SI यूनिट होती है कैंडेला और उसी का शॉर्ट में सिंबल बना दिया CD। तो इन SI सिस्टम there are 7 fundamental quantity, 3 belongs to mechanics, the study of motion, mass, length, time, their symbols are MLT, and rest of 4 are also added to make sure all other physical quantities can be derived: temperature, current, amount of substance, luminous intensity। इसमें जो उनके यूनिट है वही उनके डायमेंशनल सिंबल हैं। डायमेंशन सिंबल लिखते वक्त ख्याल ये रहे, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। इस पार्ट तक में किसी को कोई भी डाउट है, अनम्यूट योर माइक एंड आस्क अ क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज टू आस्क अ क्वेश्चन। Lena, is anyone having any question? Please help me with that. You are the host now. You'll be able to see everything. Okay, chats भी अब मेरी तरफ आने लगेंगी। हाँ, if they ask. भाई पूछ लो यार, if you have a doubt। अच्छा, किसी को बहुत जोरदार समझ आ गया तो ऐसा भी बोल सकता है, यस सर समझ आ गया, तो भी मुझे भी एक फीडबैक मिलेगा, खुशी होगी कि यार चलो जो मैं बोल रहा हूँ सही डायरेक्शन में जा रहा है। कशिश के चेहरे पे स्माइल है, मतलब समझ आया है। आदित्य, रुद्र, आ गया सर, समझ आ गया है? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? देवम, okay, so what we can conclude from this page is in SI system there are 7 fundamental quantity. There are 7 fundamental quantity: mass, length, time, temperature, right? And mass, length, time, temperature, current, amount of substance and luminous intensity, right? We move on to the next part. Yes, किसी को डाउट है तो बोलिए बेटा। Sir, Shanofi here. या शनौफी बोलिए। Sir, how CD is defined? CD का फुल फॉर्म है कैंडेला।
किसी भी लाइट के सोर्स की ब्राइटनेस को मेजर करने का क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और उसका एसआई यूनिट है कैंडेला। इसके बारे में डिटेल में जब हम लाइट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो आपको नाम याद करना पड़ेगा कि किसी भी चीज की ब्राइटनेस को पढ़ने का तरीका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड एसआई यूनिट इज कैंडेला एंड डायमेंशनल सिंबल इज CD. Clear है शनौफी? Okay. All right. So now I move to the description of length. जब हम लेंथ को एक फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं तो बहुत सारे इसके वर्जन मिलेंगे जो क्लियरली लेंथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ लेंथ। तो आपको ख्याल रख के इनमें से कोई भी नाम मिले तो आपको उसको कैपिटल L से ही डिनोट करना है। तो मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, ब्रेड्थ, डिस्टेंस, हाइट, डेप्थ, रेडियस, ये सब के सब फंडामेंटली लेंथ ही हैं, लेंथ के ही दूसरे नाम हैं, फंडामेंटली दे ऑल आर लेंथ। डायामीटर, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, displacement, object distance, image distance, focal length, height of object, height of image। और कल की क्लास में मुझे एक स्टूडेंट ने और ऐड करवाया वेवलेंथ कि सर ये आप भूल गए, ये भी ऐड करो। मैंने कहा वेरी गुड। सो आई विल रिक्वेस्ट दिस क्लास टू गिव मी वन मोर क्वांटिटी जिसको मैं ये लेंथ की लिस्ट में ऐड कर सकूं। एनीथिंग विच यू थिंक will be fundamentally a length. Any name which I have missed so far? Anyone? Sir, Yeah. sir, magnificent height or that can be length. Magnification. Are you talking about magnification? Yes. Magnification is a unitless, dimensionless quantity. वो h डैश अपॉन h हो जाता था, दोनों लेंथ अपॉन लेंथ होके कट जाते थे, तो वो लेंथ नहीं है, वो लेंथ के रेशियोज हैं। और कोई ट्राई करेगा? आदित्य देसाई सर, इफ यू हैव एनी क्लू? नो क्लू। चलिए अभी के लिए इन 11 से काम चलाते हैं, बट जब भी मिले मुझे आप इंटीमेट कर सकते हैं कि सर एक नई लेंथ और ढूंढी है फिजिक्स में जो कि फंडामेंटली नाम कुछ और है लेकिन है लेंथ ही, राइट। इसके बाद हम एंट्री कर जाते हैं उस एरिया में जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, और हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी हमने ली एरिया, और एरिया का जो सबसे कॉमन और आसान फॉर्मूला था वो ले लिया। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जैसे ही मैं एरिया के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं, नाउ आई एम इन डायमेंशन मोड। आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन वैल्यूज। लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर हो, 1,00,000 सेंटीमीटर हो, है तो लेंथ ही ना। सो व्हाट आई एम फंडामेंटली इंटरेस्टेड इज इन व्हाट इज द डायमेंशन। सो एरिया का डायमेंशन देखने के लिए मैंने लेंथ का डायमेंशन लिखा, वैल्यू नहीं लिखा, तो वो क्या आया L। ब्रेड्थ का डायमेंशन लिखा, वो आया L, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया L रेज्ड टू 2। क्लियर है? सो अगर अभी मैं कभी पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो आपको बोलना है L रेज्ड टू 2। अब मैं इसको कह दूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दैट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया चाहे किसी का भी हो, है तो फंडामेंटली एरिया ना, उसके डायमेंशन L रेज्ड टू 2 ही रहेंगे। कभी कभी इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा M0 L2 T0। क्या हम घबराएंगे इसमें? इसका मतलब है इसमें मास और टाइम नहीं है, लेंथ 2 बार है, सो इसमें घबराना नहीं है। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट। सो बोथ मीन सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अननेसेसरली। नेक्स्ट क्वांटिटी वी टेक इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिंपलेस्ट फॉर्मूला आई एम टेकिंग लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम वुड बी L L L, so in total it will be
L raised to 3. Now this is the dimension for volume, not just for cuboid. It will be true for any volume. Whatever volume you come across, its dimension would be L raised to 3. Next one I take density, जिसको आपने 9th में D से डिनोट किया था, लेकिन 11th 12th में आप इसको ग्रीक लेटर रो से डिनोट करेंगे. Density is defined as mass divided by volume. जब मैं इसके डायमेंशंस देखता हूं तो न्यूमरेटर में मास के लिए आ गया कैपिटल M और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम के लिए जो अभी अभी हमने यहाँ पे ढूंढा था वो पुट कर दिया, तो कंबाइन करके आ गया ml raised to -3. बोलिए सर. रो तो रेजिस्टिविटी के लिए नहीं है. P प्रेशर के लिए होता है, P पावर के लिए होता है, P मोमेंटम के लिए होता है. व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद दैट? सर रो. अरे हाँ मतलब हाँ ओके हाँ दिया यार. हाँ. P के लिए प्रॉब्लम नहीं है, रो के लिए प्रॉब्लम है यार. ऐसा रेसिज्म मत करो प्लीज. So, यस, can amplitude be a length? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. चलो अपनी लिस्ट थोड़ी तो बड़ी हुई है ना. एम्पलीट्यूड, वेरी गुड. एम्पलीट्यूड इज अ लेंथ, डेफिनेटली एम्पलीट्यूड इज अ लेंथ. वेल डन. कौन था ये? Sir, कौन था ये? Kashvi, sir. अश्वी. Kashvi. कश्वी, वेरी गुड कश्वी, वेल डन. यस, किसी और को कुछ Sir? डाउट था प्लीज? sir, momentum can be length. नो, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. उसमें लेंथ होगा लेकिन इट इज नॉट जस्ट लेंथ, है ना. राइट, ओके. वी विल टॉक अबाउट मोमेंटम टुडे डेफिनेटली. डेंसिटी के बाद आता है स्पीड. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ स्पीड का मैं डायमेंशन अगर निकालूं तो न्यूमरेटर में डिस्टेंस का डायमेंशन L, डिनोमिनेटर में टाइम का T, मर्ज करके बना दिया LT रेज टू -1. ये डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आप याद रख सकें तो अगले पेज पे मैं जो भी बकबक करूंगा उसमें सब आपको अच्छा समझ आएगा. सो अगर मैं कभी बाहर में पूछूं क्लास में बीच में चल के विधि कि भाई ये स्पीड का डायमेंशन क्या है, तो आई एक्सपेक्ट इट टू बी मेमोराइज्ड बाय यू. आपको याद हो चुका होना चाहिए कि भाई स्पीड का डायमेंशन तो LT रेज टू -1 होता है. राइट है प्रिंसी? आपको याद रह सकेगा ये? यू कैन शो मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू डू इट. thumbs are busy with holding the phone. नहीं, मिला. Okay, good. Thank you, Princey. So now what I'm going to do is create a list called speed list. Speed list का काम है कि वो सारी क्वांटिटीज को एक ही झोली में भर के रख दे जिसके अंदर सबके डायमेंशन क्या हो, LT रेज टू -1. तो उस झोली के अंदर कौन कौन आया? वेलोसिटी. आप जानते ही होंगे स्पीड का वेक्टर बहन का नाम है वेलोसिटी, है ना. अगर मैग्नीट्यूड खाली हो तो स्पीड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो तो वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन फंडामेंटली इट इज स्टिल LT रेज टू -1. फिर अलग अलग एडजेक्टिव्स मिलेंगे आपको. इंस्टेंटेनियस स्पीड, एस्केप स्पीड, एवरेज स्पीड, रिकॉइल स्पीड. कोई भी एडजेक्टिव लगने से स्पीड का फंडामेंटल नेचर नहीं बदलता है. फंडामेंटली अ स्पीड इज अ स्पीड. इट्स डायमेंशन विल बी LT रेज टू -1. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज चेंज इन. किसी भी क्वांटिटी का चेंज हम कैसे मेजर करते हैं? मान लीजिए स्पीड का फाइनल वैल्यू है VF और उसका इनिशियल वैल्यू था VI, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा V. दैट इज चेंज इन स्पीड. मैं नंबर से बात को समझाता हूं. मान लो शुरू में स्पीड थी 10, बढ़ के हो गई 40 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इज द चेंज इन स्पीड? तो आप कहोगे 40 माइनस 10 30 किलोमीटर पर आवर. रहा तो वही यूनिट ना. फंडामेंटली चेंज इन स्पीड इज ऑल्सो अ स्पीड. तो जब भी कोई क्वांटिटी का चेंज आए तो मान के रखना जो भी रिजल्ट में आएगा वही क्वांटिटी आएगी.
राइट। फिर नाम एडजेक्टिव और दिया, क्रिटिकल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और मैंने यहां पर एक एक्सेप्शन रख रखा है, एक ही स्पीड ऐसी है जिसका डायमेंशन ये नहीं है। वो कौन सी है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का डायमेंशन ये नहीं है। इसके अलावा जिस भी नाम के पीछे स्पीड आएगा, यू विल फाइंड दैट इट्स डायमेंशन इज LT⁻⁻1। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। Anyone having any doubt? Particularly those students who are joining today for the first time. Sachi, Princey, Atharv, Adit. If you have any doubt, please ask. Sir, example of an angular speed. Whenever you rotate something like fan, तो वो जब गोल गोल घूमेगा तो किसी भी पार्टिकल को अगर आप देखेंगे तो वो एंगल्स कवर कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर स्पीड, राइट? दिस इज द एग्जांपल। तो दिस क्वांटिटी बिकम्स वैलिड व्हेन थिंग्स आर रोटेटिंग। जब चीजें गोल गोल घूमती हैं सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, तब ये क्वांटिटी एक्टिवेट होती है। लेकिन याद रखना, सिंस इट इज एंगल पर यूनिट टाइम, इसका डायमेंशन LT⁻⁻1 नहीं है। क्या है वो मैं बताऊंगा। यस यस, बोलिए, कौन बोल रहा है? Kashish. यस कशिश। We can also tell that angular speed as angular velocity. यस, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी Then it's that. सिमिलर चीजें हैं। इनके बारे में आपको चैप्टर 7 में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, राइट? सर तो आपने ऐसा बोला कि is not equal to LT-1, then उसका तो अदर ही कोई अलग ही होगा ना? हाँ, मैं ऑब्वियसली तो उसका मैं बोलूं क्या है आंसर? वो तुम्हें पता है क्या? हाँ। अरे congratulations, we will be discussing that. I'll give you a chance to say that, right? Okay sir. Okay. Next quantity is acceleration. जब कार में पापा या मम्मी एक्सेलरेटर दबाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, ब्रेक दबाते हैं तो घटती है। इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेशन कहा जाता है और उसको मेजर करने का तरीका होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। 9th ग्रेड में हमने पढ़ा था। सो चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो अ वेलोसिटी। सो डायमेंशन न्यूमरेटर में क्या आएगा? LT⁻⁻1। नीचे टाइम है, उसका टाइम t, तो दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? LT⁻²। सो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हैं LT⁻²। इसमें एक बहुत ही फेमस एक्सेलरेशन है स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप इसका वैल्यू भी जानते हैं, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके डायमेंशंस क्या हैं? LT⁻²। क्लियर है ये आप लोगों को? है वो भी एक्सेलरेशन ही। यस, बोलिए Sir, is radius of gyration a distance? मुझे सुनाई नहीं दिया बेटा, आप रिपीट करिए आपका क्वेश्चन। Sir, I have another what do we say? Measurement for distance. बताइए। लेंथ। Sir, radius of gyration. हाँ, तो वो रेडियस ही हुआ ना। रेडियस ऑफ जायरेशन इज अ रेडियस। चलेगा क्या अलग से लिखूं? Oh yeah. No. Okay. Thank you, sir. चलेगा, थैंक यू। ओके। Another important point I want to say in acceleration is, जैसे स्पीड में एंगुलर स्पीड का डायमेंशन स्पीड से बाकी में मैच नहीं किया, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी बाकी एक्सेलरेशन से मैच नहीं करेगा। कोई भी और एक्सेलरेशन होता, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन, सब के सब यही डायमेंशन के होंगे, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये नहीं होगा। क्या होगा? वी विल टॉक अबाउट दैट एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये नहीं होगा। यहां तक ये अल्फा एक्सेलरेशन का सिंबल है? यस, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है अल्फा। वेरी गुड क्वेश्चन।
वैसे ही एंगुलर स्पीड का सिंबल होता है ओमेगा, एंगुलर स्पीड का सिंबल होता है ओमेगा। किसी को और कोई क्वेश्चन? कैन आई मूव फर्दर? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन। कशिश ने हैंड रेज कर रखा है। आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं। उदय यार थम्स अप तो दिखाओ यार, ऐसा क्या यार, बात समझ आया तो थोड़ा तो एप्रिसिएशन बनता है। फीडबैक नहीं मिलेगा तो बेचारा टीचर कैसे चलेगा यार, है ना? विधि, विधि यू कैन शो अ थम्स अप। क्लियर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। So now we are getting deep into mechanics, the branch of physics where we are going to study motion. पूरे 11th का core part जो physics है वो mechanics से ही भरा पड़ा है, और उस mechanics को drive करने वाली एजेंसी का नाम होगा force, push और pull, right? force का बड़ा ही इमोशनल सा फॉर्मूला है, न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलता है हमें, mass into acceleration, मा, right? याद रखना आसान है, force is mass into acceleration. So इसका dimensions अगर हम निकालें तो mass का acceleration dimension mass और acceleration की dimension है LT raised to -2. इन दोनों को merge अगर कर दें तो MLT -2. ये dimension इतना important है in 11th and 12th कि ज्यादातर बाकी के dimensional analysis हम इसी से किया करेंगे, क्योंकि mechanics में या किसी भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में आप बार बार फोर्स का जिक्र देखेंगे। जब फोर्स आएगी और उसका डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा तो इट विल कंज्यूम योर प्रीशियस टाइम। रिमेंबरिंग इट विल मेक यू गो फास्टर। अ फोर्स कई एडजेक्टिव के साथ आ सकती है, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? कोई भी फोर्स हो डायमेंशन यही रहेगा। लेकिन कभी कभी फोर्स छुप के आती है, कैमोफ्लाज करके आती है, और वो ऐसे नामों के पीछे छुप के आती है कि नाम देख के पता ही नहीं चलता कि ये फोर्स है कि क्या है। तो ऐसे नामों से मैं आपको आगाह कर देता हूं पहले से। आई मेक यू अलर्ट विद द नेम लाइक थ्रस्ट। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, व्हेनेवर अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। सो थ्रस्ट लिखा हुआ किसी क्वेश्चन में आए तो आपको समझ जाना है ये फोर्स ही है जो छुप के आया है, उसका डायमेंशन भी क्या होगा, MLT -2। कभी थ्रस्ट को ऊपर की तरफ लगने की वजह से आप थ्रस्ट भी बोल देते हैं। एक ही बात के दो पहलू हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। Another such name is tension. Tension is a force produced in strings. जब भी हम स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करते हैं तो उनके अंदर जो फोर्स डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन। तो वो भी एक तरह का फोर्स है। अदर टाइप ऑफ फोर्सेस whose names are slightly different than force are weight, gravity. Weight and gravity both are forces due to attraction of the earth. लेकिन नाम से क्लियरली दिख नहीं रहा है कि ये फोर्स है, सो आपको ये ख्याल रखना है। I request every one of you try to apply some brain and give me one more type of force whose name is not so obvious. कोई एक आधा ढूंढ के मेरे को बताइए। Sir, buoyancy. Buoyancy is a phenomena, धनुष्का। It is a phenomena जिसके अंदर चीजों को पानी में डालने से या फ्लूइड में डालने से उन पे अपथ्रस्ट लगता है। तो buoyancy is not the force. Force is buoyant force. Force is buoyant force. तो buoyant force में force तो नाम क्लियरली पता चल रहा है। So I think buoyant force में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और Air resistance force. कौन सी फोर्स? Air resistance. तो एयर रेजिस्टेंस बोलते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि जैसे ही फोर्स पीछे लगा देते हो तो पता चल जाता है। बट योर पॉइंट इज राइट, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन। इसी का दूसरा नाम होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन। और कोई नाम? Sir, applied. फ्रिक्शन अप्लाइड मतलब ये क्या हुआ?
ये तो मुझे नहीं पता चला आप क्या बोले। हितवी आपको पता चला ये क्या बोला इन्होंने? अप्लाइड। सर कंप्रेशन। Compression. Compression is more related to volume. Means when you are changing someone's volume such that final volume is less than initial, that is compression. The compression is more related to volume, more related to pressure, not exactly force. So, Sir. yeah. Pressure. Pressure is not force. Pressure is effect of force. So same force can produce different result. Depends upon how much area it applies on. So pressure is the measure of effect of force. Pressure and Sir? force are different. Sir, Yes. electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बाप रे आपने मुझे एक एक्सेप्शन दे दिया, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। अरे आप किसका ये माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो फोर्स ही है भाई, नाम में फोर्स आ गया ना, उसमें कहाँ कोई रॉकेट साइंस है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में सब लोग नोट ले लें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक्चुअल नाम होता है वोल्टेज। तो ये एक ऐसी फोर्स है जिसका डायमेंशन क्या नहीं होगा, MLT-2। बहुत बढ़िया। तो हम ढूंढने गए थे सेम नाम वाला डायमेंशन वाला, लेकिन मिल गया उल्टा कि ऐसा कौन सा है जिसके नाम में फोर्स है लेकिन वो है फोर्स नहीं। बहुत बढ़िया ढूंढा। कौन था ये, किसने ढूंढा EMF? कशिश। वेरी गुड कशिश, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, वेल डन। So electromotive force is not a force, it is voltage. That's why its dimensions are not MLT-2। किसी के मन में आएगा तो है क्या सर, वो तो बताओ, तो बताएंगे। सर बोलूं मैं? नहीं सर, नहीं कशिश तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें वेट करना है, ठीक है। विल डिस्कस दैट। चलिए इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, वरना आई मूव फर्दर। ओके, so next I go towards work. Work is defined as force into displacement. हमने 9th standard में पढ़ा था, the product of force with displacement in the same direction is known as work. अगर मैं इसका dimensional analysis करूं तो force के dimension है MLT-2 और displacement के dimension है L। दोनों को अगर मैं कर दूं तो बन जाएगा ML⁻², T⁻²। बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इसी तरह से आई एम टेकिंग वन एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी। मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। इस तरह के ऑब्जेक्ट का जब मैं डायमेंशन फॉर्मूला लूंगा काइनेटिक एनर्जी का तो आएगा 12mv²। याद रखना इसमें जो ये हाफ है, इट इज अ नंबर, इट इज डायमेंशनलेस। कोई भी नंबर को कोई डायमेंशन नहीं होगी, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन होती है। मास का डायमेंशन मास, स्पीड का डायमेंशन LT⁻⁻1 और उसको स्क्वायर करके लिखा तो यही आ गया। तो व्हाट यू कैन कंक्लूड, जो डायमेंशन वर्क का है वो ही काइनेटिक एनर्जी का है। वर्क और काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन सेम आ रहे हैं। और इस कैटेगरी में एक और इंपॉर्टेंट मेंबर है टॉर्क। जब भी किसी चीज को घुमाना हो तो खाली फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फोर्स कहां लगाया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। फोर्स और उसकी पोजीशन दोनों को मिलाकर के जो एजेंसी बनती है, जिसको हम ट्विस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, इज नोन एज टॉर्क। ये टॉर्क का एक और नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये भी ऊपर एक एक्सेप्शन की तरह यूज किया जा सकता है कि नाम में फोर्स है लेकिन डायमेंशन अलग निकलेगा, देखना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर मैं डायमेंशन निकालूं टॉर्क का तो आ रहा है MLT-2 फॉर द फोर्स एंड डिस्टेंस का L, मर्ज करने पे ML⁻²
T⁻², इसके भी डायमेंशन वर्क और एनर्जी से मैच करते हैं। यहां पे हम एक बात नोट करेंगे कि डायमेंशंस के अंदर एक शॉर्ट कमिंग है। वो शॉर्ट कमिंग क्या है कि कभी कभी ऐसी क्वांटिटीज के डायमेंशन भी मैच होने लगते हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। वर्क और एनर्जी का तो बहुत लेना देना है, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, लेकिन टॉर्क और वर्क में कोई लेना देना नहीं है, टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी में कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट डायरेक्टली एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी, स्टिल दे हैव सेम डायमेंशन। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, तो कह देना समटाइम्स वी गेट डायमेंशंस of different quantities same who have no physical connection या who are not physically same। ऐसी quantities जो physically same नहीं है फिर भी उनकी यूनिट सेम डायमेंशन सेम आ जाती है। उसका एग्जांपल है वर्क एंड टॉर्क। एनर्जी के आगे कोई भी एडजेक्टिव लगा हुआ मिले तो हर एक बार उसका यूनिट डायमेंशन क्या मिलेगा, mL2T⁻²। इसमें अलग अलग एनर्जी के नाम आप जानते हैं, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो उसके डायमेंशन mL2T⁻² होंगे। एक ही ऐसी एनर्जी है जिसके डायमेंशन ऐसे नहीं होते हैं। ये नाम अगर आप नोट करके रख लें तो काम आएगा। इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी, इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी के डायमेंशंस, सरफेस एनर्जी के डायमेंशंस नॉर्मल एनर्जी के डायमेंशन जैसे नहीं होते। अगर आप मेरे को कहेंगे सर तो होते क्या है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, इट इज mT⁻²। क्यों है ऐसा, कैसे है, ये हम चैप्टर 10 ऑफ 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए खाली इतना बात अगर आप याद रख लें तो आपको कोई स्कूल टेस्ट में गलती नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन। Excuse me, sir. Yes, please name yourself and ask a question. Sachi here. Yes, Sachi, बोलिए बेटा। Sir, can you please explain kinetic energy again? Kinetic energy is the energy associated with moving body. Its formula is half mv²। अगर मैं उसके डायमेंशन लेता हूं तो हाफ इज अ नंबर विच इज डायमेंशनलेस, मास का डायमेंशन कैपिटल M, स्पीड का डायमेंशन LT-1 जो हमने पहले लिखा था और उसको फिर हमने स्क्वायर कर दिया, तो m का पावर 1, L का स्क्वायर होके पावर 2, T-1 का स्क्वायर होके पावर -2। I hope it is clear, Sachi. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome, beta. Any other question to anyone? Or few of you can show me thumbs up. Sir, in mag. Yes. Yes, बोलिए। Sir, in magnification, उसका m⁻², l⁻², it has no, it has nothing. It has no dimension. बिल्कुल सही बात है. It is dimensionless. So why do we हम उसको क्यों physical quantities में include करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है वो मेजर हो सकता है कि नहीं। फिर कभी कभी ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो जाएंगी जिनका कोई डायमेंशन नहीं है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन। आज हम इसका एक लिस्ट बनाने वाले हैं कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका हम कह सकेंगे कि कोई भी डायमेंशन नहीं है। Okay. Yes, one more question. Anyone was asking? Okay, so I move further. अब थोड़ा हम 10th स्टैंडर्ड के ऊपर चले जाते हैं, जो हमने सीखा हुआ है। What is capital I? Current, electric current. Electric current. इसका डायमेंशन है कैपिटल A, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आज ही हमने पढ़ा था, राइट? अगर मैं
Q इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम. तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर Q? I इंटू T. तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर चार्ज Q? I का डायमेंशन A, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T. तो याद रखना चार्ज के डायमेंशन है AT. इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशंस होते हैं AT. अभी पिछले पेज पे हम वोल्टेज की बात किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, ये सारे इसी एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, राइट? सो इसका डेफिनेशन हमने 10th में पढ़ा था. इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W बाई Q. अगर मैं इसके डायमेंशंस निकालूं तो वर्क के डायमेंशन है ml रेज टू 2 t रेज टू -2 और चार्ज के डायमेंशन है AT. अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो पोटेंशियल के कंबाइंड डायमेंशन क्या आ गए हैं? ml रेज टू 2 t रेज टू -3 a रेज टू -1. These are the dimensions of voltage, potential difference, EMF, whatever you call. कशिश आप यही बताने वाले थे कि इससे अलग था आपका कुछ? कशिश आप EMF के लिए डायमेंशन बताने वाले थे? Okay, hopefully Kashish is lost somewhere, but will be back. है ना? Next is Ohm's law. Ohm's law में हमने पढ़ा था V is equal to IR. तो अगर मैं R का फॉर्मूला बनाऊं तो it will be V by I, वोल्टेज अपॉन करंट. नाउ वोल्टेज के डायमेंशन हमने ऊपर निकाले हैं, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अगर मैंने वोल्टेज के डायमेंशन यहां सब्स्टिट्यूट किए, नीचे है करंट, उसका डायमेंशन है कैपिटल A. दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो these are the dimensions of electrical resistance. These are the dimension of electrical resistance. ml raised to 2, t raised to -3, a raised to -2. काशवी थक गई? नो सर. समझ आ रहा है ये? हाँ. ओके थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है. ओके चलिए, तो अभी आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, उसके डायमेंशन क्या है? रेजिस्टिविटी के निकाल सकते हैं आप सब लोगों को? मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, फाइंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के डायमेंशन. हिंट दिख सकता है सामने, देखो नहीं और अपने आप करो तो बेहतर है. देव अपने आप करना है भाई, इधर मत देखो. देव मेहता अपने आप कीजिए. yes, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के डायमेंशन निकालिए. आपको फॉर्मूला मैं हिंट में देखने के लिए कह सकता हूं, बाकी का मत देखिए. देवम आपने कर लिया ये? सर तो मतलब रो तो डायमेंशन लेस हुआ ना? कैसे रो डायमेंशन लेस हुआ? हाँ ओके, हाँ ओके ओके. कैसे? हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहा है? Tanya. यस तान्या. I got answer, but I'm not sure of it. बोलिए. A raised to -3 ml t -3. Tanya, will you follow here on the screen? Sir, me too. R is equal to rho L upon A. Yes, So sir. rho would be equal to R A by L. Is that okay? Yes, sir. So the dimension of rho, माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज एक बार के लिए आप लोग. डायमेंशन ऑफ रो वुड बी इक्वल टू, देखिए R के अभी हमने लिखे थे m L2 t -3 a -2. ये जो A है, ये A एरिया है, ये करंट नहीं है, ये एरिया है. तो इसके डायमेंशन क्या होंगे? L रेज्ड टू 2. और नीचे जो लेंथ है उसके डायमेंशन होंगे L. इनको अगर आप मर्ज करोगे तो आएंगे डायमेंशन m
L raised to 3, T raised to -3, A raised to -2. Hopefully, Tanya, you have got what I am trying to say. Yes, sir. Clear है? सच्ची, क्योशा, धीर, मेहा, आप सबको ये समझ आया? You can, हाँ, yes, thumbs up. Yes, क्योशा, thank you. So these are the dimensions of electrical resistivity, right? This is the list of the quantities जिसको हम बोलेंगे dimensionless. ये क्वांटिटी मैंने मेरे पिछले सेशन में स्टूडेंट्स के साथ मिलके बनाई थी. अब इनको हमने क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट भेजा था. इस डॉक्यूमेंट को हमने गूगल क्लासरूम ऐप में भेजा है. अगर आप आज पहली बार आए हैं और आपको गूगल क्लासरूम ऐप के बारे में नहीं आइडिया है, तो व्हाट वी कैन डू, we can stay back after the session and we will give you the detail in last 10 minutes. But Google Classroom में हमने एक डॉक्यूमेंट भेजा था जिसमें 94 फिजिकल क्वांटिटीज थी. उसमें से मैंने उनको कहा लिस्ट डाउन ऑल द क्वांटिटीज which are dimensionless, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारे क्वेश्चन में ये नाम मिलेंगे और आपको नाम देखते ही क्लिक होना जरूरी है कि ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है. तो ये एक लिस्ट है जो अगर आप स्नैपशॉट लेके रख सके तो बहुत अच्छा है, और अगर जल्दी जल्दी मेरे साथ लिख के रख सके तो वो और भी अच्छा है. दिस लिस्ट कंटेन्स, सबसे पहले है नंबर्स. किसी भी तरह के नंबर, पाई, पीएच नंबर, किसी भी तरह के नंबर जिसमें कोई यूनिट नहीं है, वो सारे नंबर डायमेंशनलेस होंगे. इसमें जो 1 है वही 0.9 है. 0.1 में बिना नाम वाले नंबर थे. यहाँ कुछ साइंटिफिक नंबर है जिनको नाम है, जैसे है रेनॉल्ड्स नंबर या आर्किमिडीज नंबर. इस तरह के नंबर्स जो भी हो, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अगर कोई चीज डायमेंशनलेस होगी तो उसके बाजू में लिखा जाएगा नो m, no L, no T, m raised to 0, L raised to 0, T raised to 0. दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है उसका नाम है एंगल. एंगल दो तरह के मिलेंगे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. अगर आप 2 डायमेंशंस में देखेंगे तो एंगल्स को हम बोलते हैं प्लेन एंगल, और 3 डायमेंशन में देखेंगे तो उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. But whichever is the type of angle, they are dimensionless. Angles को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की तरह मेजर करूं तो इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, और दिस विल बी डिनोटेड बाय थीटा. ये भी डायमेंशनलेस नंबर होता है. नेक्स्ट क्वांटिटी इज स्ट्रेन. स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. कोई भी चीज को खींचने पे जो लेंथ का चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन. क्योंकि ये दो लेंथ का रेशियो है, इसलिए ये भी क्या है, डायमेंशनलेस. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस, क्योंकि वो भी दो लेंथ के रेशियो हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस, क्योंकि ये दो स्पीड का रेशियो है. एफिशिएंसी भी दो सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है. रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी, क्वालिटी फैक्टर, ये सारे नाम उन क्वांटिटीज के हैं जो सब डायमेंशनलेस है. इसके अलावा है ड्रैग कोएफिशिएंट, मैग्निफिकेशन, रिलेटिव डेंसिटी, डिस्टेंस ग्रेडियंट, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये सारे क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर डायमेंशनलेस है. हो सकता है इस लिस्ट में आप 1-2 मेंबर और जोड़ दें अगर मेहनत करें. बताइए सर. रेडियन. रेडियन तो बेटा एंगल की यूनिट हुई ना, वो क्वांटिटी थोड़ी है, वो तो यूनिट है. हम तो क्वांटिटीज लिख रहे हैं बेटा.
केजी क्या है? केजी यूनिट है या क्वांटिटी है? केजी यूनिट है सर। हाँ, केजी यूनिट है, तो उसको इस लिस्ट में नहीं डाल सकते ना, क्वांटिटी को डालना है। मास इज द क्वांटिटी, केजी तो यूनिट है। सो डोंट मेंशन यूनिट्स, मेंशन फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप आप सबको ये क्लियर है। सर मैग्निफिकेशन आ सकता है? मैग्निफिकेशन है ना, नंबर 11 पे देखिए भाई, मैंने स्पेलिंग थोड़ा जल्दी जल्दी में ऊपर नीचे हो गया है, संभाल लीजिएगा, आई विल रिक्वेस्ट यू, बट है वो मैग्निफिकेशन। सर लास्ट Elasticity. और मैकेनिकल एडवांटेज। अरे वाह, बहुत बढ़िया, लो जी ऐड कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है आपकी बात, मैकेनिकल एडवांटेज। एंड वेलोसिटी रेशियो आल्सो। कौन सी वेलोसिटी का रेशियो? मैकेनिकल एडवांटेज इज व्हाट आई एग्री। सर हाँ बोलो। लुमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमिनस एफिशिएंसी, तो जो मैंने ये एफिशिएंसी लिखा है ना, उसी के अंदर ल्यूमिनस एफिशिएंसी भी आ जाएगा। ऑल एफिशिएंसीज would be dimensionless। Elasticity. हाँ जी, Elasticity. इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का नाम है। इलास्टिसिटी इज नॉट अ क्वांटिटी। सर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं 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 नहीं, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विद यूनिट एंड डायमेंशन। mt raised to -2 a raised to -1। भाई बिल्कुल गलत आंसर है ये तो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्वालिटी फैक्टर मैंने लिख रखा है पॉइंट नंबर 8। क्वालिटी फैक्टर इज पॉइंट नंबर 8। Kinetic friction. Friction is a force. Friction is a force. How can that be dimensionless? Frictional force का dimension तो मैंने बता दिया आपको। चलिए, तो now I move to next part of the session, जिसमें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा होमवर्क। आपको सबको गूगल क्लासरूम में हमने एक स्टडी मटेरियल भेजा है। इस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको चैप्टर वाइज नोट्स दिए गए हैं, फर्स्ट 5 चैप्टर के। आपको उस पे पेज नंबर 10 पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, 13 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको वो करके लाने हैं। उसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में द होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास इज पेज नंबर 10, 13 क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क शीट 2.1। गूगल क्लासरूम में ये क्लियरली मेंशन्ड होगा, आपको खाली